थे कल कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां, क्या पढ़ रहे थे? कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां में हम दो प्रकार की पढ़ रहे थे, एक थी परिक्षेपण विधियां और दूसरी संगणन विधियां। पहली तो थी परिक्षेपण विधियां, परिक्षेपण विधियां, और दूसरी थी संगणन विधियां, संगणन विधियां। दो प्रकार की विधियों के बारे में हम पढ़ रहे थे और इनमें पहली विधि हमने पढ़ ली थी परिक्षेपण विधि में विद्युत परिक्षेपण पढ़ना है। आज अपने को परिक्षेपण विधियों में यांत्रिक परिक्षेपण हम पढ़ चुके थे और आज दूसरी पढ़नी है विद्युत परिक्षेपण विधियां, ठीक है। और विद्युत परिक्षेपण विधि को दूसरा नाम बहुत इम्पोर्टेंट विधि है आरबीएस की दृष्टिकोण से, बहुत इम्पोर्टेंट विधि है। डायग्राम भी पूछा जाता रहा है, सचित्र वर्णन भी इसका पूछा जाता रहा है, ठीक है। तो इस विद्युत परिक्षेपण विधि को ब्रेडिंग आर्क विधि के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेडिंग आर्क विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ब्रेडिंग आर्क विधि के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन किस प्रकार बनाया जाता है। तो ब्रेडिंग आर्क विधि या विद्युत परिक्षेपण विधि के द्वारा सोना, चांदी, प्लेटिनम और कॉपर सोना, चांदी, प्लेटिनम एवं कॉपर के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं, ठीक है। किसके? सोना, चांदी, प्लेटिनम और कॉपर। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है ब्रेडिंग आर्क विधि का नामांकित चित्र बनाइए, और दूसरे प्रकार पूछा जाता है कि सोने या चांदी का कोलाइडी विलयन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। सोने या चांदी का कोलाइडी विलयन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो फिर सोना पूछ ले, चांदी पूछ ले, या प्लेटिनम पूछ ले, या कॉपर पूछ ले, सभी में आपको यही डायग्राम बनाना है, ठीक है, और इसी के बारे में वर्णन करना। अब इसको होता क्या है देखिएगा, ध्यान से सुनेंगे आप। इस विधि में जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, अगर सोने का बनाना है तो सोने के और चांदी का बनाना है, चांदी के प्लेटिनम का बनाना है, प्लेटिनम के और कॉपर का बनाना है तो कॉपर का। जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है उसी धातु के इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है उसी धातु के इलेक्ट्रॉनों का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर सोने का कोलाइडी विलयन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन किसके लेंगे आप? सोने के लेंगे। अगर चांदी का बनाना है तो चांदी के लेंगे, और प्लेटिनम का बनाना है तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है उसी धातु के इलेक्ट्रॉनों का उपयोग किया जाता है, और इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है? विद्युत आर्क, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये परिक्षेपण माध्यम जल में डूबे रहते हैं। परिक्षेपण माध्यम के रूप में कौन होगा यहाँ? जल। तो ये इलेक्ट्रॉन परिक्षेपण माध्यम जल में डूबे रहते हैं, क्लियर। विद्युत आर्क जब इलेक्ट्रॉनों के मध्य उत्पन्न करेंगे तो आर्क से उत्पन्न होगी ऊष्मा। आर्क से क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। और इस ऊष्मा के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन पिघलना प्रारंभ कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन पिघलेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पिघलेंगे। किससे पिघलेंगे? इलेक्ट्रॉनों के मध्य उत्पन्न ऊष्मा से।
जब इलेक्ट्रॉनों के मध्य ऊष्मा उत्पन्न होगी तो उस ऊष्मा से इलेक्ट्रॉन पिघलेंगे। ठीक है, यहाँ पर वर्क का उपयोग भी किया गया है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पिघलेंगे तो इस वर्क के द्वारा ये कोलाइडी जो विलयन है किसका, सोने का है, चांदी का या प्लेटिनम का, जो भी आप धातु आप ले रहे हैं, वो वाष्प अवस्था में आ जाएगा। पिघलेंगे से किस में आ जाएगा, वाष्प अवस्था में। किस अवस्था में, वाष्प अवस्था में। क्लियर, आप ही सुने, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या उत्पन्न किया जाएगा, विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है, और विद्युत आर्क से ऊष्मा उत्पन्न होकर ये ऊष्मा के कारण इलेक्ट्रॉन पिघलेंगे, और इलेक्ट्रॉनों के पिघलने से धातु वाष्प अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के पिघलने से धातु किस अवस्था में आएगी, वाष्प अवस्था में आएगी। ये वाष्प इस वर्क के द्वारा संघनित होकर के, किसके द्वारा, ये वाष्प किसके द्वारा, वर्क के द्वारा क्या होगा, इसका संघनन होगा, और संघनन होने के कारण संघनित होकर के और ये कोलाइडी माप के कणों में बदल जाएंगे। इसमें कोलाइडी माप के कणों में बदल जाएगी। इस प्रकार धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिएगा, इससे प्राप्त होने वाला जो कोलाइडी विलयन है वो जल प्रतिगति होता है। तो इसके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए या KOH एंजाइम का उपयोग किया गया है। प्राप्त होने वाला कोलाइडी विलयन जल प्रतिगति होता है। तो इस कोलाइडी विलयन के स्थायित्व को बढ़ाने के लिए यहाँ या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्थायी कारक के रूप में मिलाया जाता है। क्लियर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट विधि है, इसमें होता क्या है, एक बार से सुने। सबसे पहले जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है, उस धातु के इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन परिक्षेपण माध्यम जल में डूबे रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है, और विद्युत आर्क से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के कारण धातु के इलेक्ट्रॉन पिघल जाते हैं, पिघल करते हुए वाष्प अवस्था में आ जाते हैं, और वाष्प अवस्था में आने के पश्चात इस वर्क के द्वारा ये संग्रहित होकर के और कोलाइडी माप के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त कोलाइडी विलयन जल प्रतिगति होता है, जिसके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? अब आप देखें, ये दो विधियां थी, यांत्रिक परिक्षेपण और विद्युत परिक्षेपण। इसमें परिक्षेपण विधि है। दूसरी विधि है आपकी संघनन विधियां। तो संघनन विधियां क्या होती हैं, ऐसी विधियां जिनमें पदार्थ के छोटे छोटे कण, ऐसी विधियां जिनमें पदार्थ के छोटे छोटे कण कोलाइडी संघनित होकर के कोलाइडी माप के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी विधियां जिनमें पदार्थ के छोटे छोटे कण संघनित होकर के कोलाइडी माप के कणों में परिवर्तित हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं, संघनन विधियां कहलाती हैं। लगभग 5-6 प्रकार की है, 5-6 प्रकार इसके अपन पढ़ेंगे। पहला जिसमें है अपचयन। तो अपचयन में अपचायक के रूप में फॉर्मल्डिहाइड और टैनिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अपचयन विधि में, अपचयन विधि कौन सी विधि है, संघनन विधि है। तो अपचयन विधि में अपचायक के रूप में किसका उपयोग करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड और टैनिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। टैनिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C76H52O46। क्या होता है, C76H52O46। ठीक है, ये टैनिक अम्ल का फॉर्मूला। तो अपचायक के रूप में टैनिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग करेंगे, और इस विधि के द्वारा सोना, चांदी, प्लेटिनम के कोलाइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिएगा, AuCl3 फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस 3H2O, ये फॉर्मल्डिहाइड, और इससे किसका कोलाइडी विलयन प्राप्त हुआ, सोने का कोलाइडी विलयन। ठीक है, अब यहाँ पर अपचायक का काम कौन करेगा, फॉर्मल्डिहाइड अपचायक है। अपचायक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होते हैं, वे अपचायक कहलाते हैं। तो यहाँ फॉर्मल्डिहाइड इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें ऑक्सीकृत होगा फॉर्मल्डिहाइड, मतलब इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मिक कंपोनेंट क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो अपचायक का काम कौन करेगा, फॉर्मल्डिहाइड।
AuCl3 में चेंज हुआ AU। इसी प्रकार से प्लेटिनम का आप कोलाइड विलयन प्राप्त करेंगे PtCl2 प्लस कौन में लिया है H2, तो ये प्लेटिनम का कोलाइड विलयन प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। AgCl सिल्वर का आपको कोलाइड विलयन प्राप्त करना है, तो आप चाहे ग्रुप में कौन लिया आपने टेनिकम लिया, AgCl और सिल्वर का कोलाइड विलयन प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में दूसरी इसमें विधि है ऑक्सीकरण। ऑक्टेन के बाद क्या आएगी ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण इस विधि के द्वारा सल्फर आयोडीन और सेलेनियम के कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि क्या होता है जब H2S SO2 के विलयन में H2S गैस प्रवाहित की जाती है। SO2 के विलयन में H2S गैस प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जब SO2 में H2S गैस प्रवाहित की जाती है तो यहाँ सल्फर का कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा सल्फर का कोलाइड विलयन। यहाँ पर सल्फर का कोलाइड विलयन प्राप्त होगा। अगर H2S और HNO3 नाइट्रेट अम्ल, यहाँ भी सल्फर का कोलाइड विलयन प्राप्त होगा और NO2 बाहर निकल जाएगी। आयोडीन HI प्लस HIO3 आयोडिक अम्ल, HIO3 क्या है यहाँ आयोडिक अम्ल। ठीक है, और इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो जिसमें HI किसमें चेंज हो जाएगा आयोडीन में। ठीक है, इसमें चेंज होगा आयोडीन का ही कोलाइड विलयन प्राप्त होगा। H2He सेलेनियम का ऑक्सीकरण होगा, सेलेनियम H2He इसमें चेंज होगा He में, इसमें ऑक्सीकरण होगा He में, सेलेनियम में ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो सेलेनियम का कोलाइड विलयन प्राप्त होगा। इसके अलावा तीसरी जो विधि है इसमें संगणन विधियों में वो है उभय अपघटन या द्विक अपघटन भी इसको कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट विधि है। इस विधि के द्वारा अविरल लवणों के कोलाइड विलयन प्राप्त किए जाते हैं। अविरल लवणों के कोलाइड विलयन प्राप्त किए जाते हैं, और ये समीकरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें HgCl का मॉलिक्यूलर ग्रुप H2S, HgS मर्क्यूरी सल्फाइड का कोलाइड विलयन प्राप्त होगा। लेकिन ये आर्सेनिक ऑक्साइड है, और आर्सेनिक ऑक्साइड में जब H2S गैस प्रवाहित करते हो, क्या होता है जब आर्सेनिक ऑक्साइड में H2S गैस प्रवाहित की जाती है तो उभय अपघटन आया वो पूछा गया है। एक शब्द में इसका आंसर दीजिए, वन वर्ड में पूछा गया है। क्या होता है जब आर्सेनिक ऑक्साइड में H2S गैस प्रवाहित की जाती है, तो जब आर्सेनिक ऑक्साइड में H2S गैस प्रवाहित की जाती है तो अगर क्रिया पूछता है तो उभय अपघटन होगी, और अगर उत्पाद पूछता है तो आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। क्लियर, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। ये समीकरण ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 KCl, तो यहाँ से KNO3 बाहर होगा निकलेगा और AgCl का कोलाइड विलयन प्राप्त हो जाता है। एवरेज लवणों के कोलाइड विलयन इस विधि के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अगला चौथा है जल अपघटन। जल अपघटन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि इस विधि में जल अपघटन के द्वारा आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम के हाइड्रोक्साइडों को किसके आयरन, एल्यूमिनियम एवं क्रोमियम के हाइड्रोक्साइडों के कोलाइड विलयनों को उनके लवणों के जल अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उनके लवणों के जल अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किसके आयरन, एल्यूमिनियम एवं क्रोमियम के हाइड्रोक्साइड। जैसे यहाँ फेरिक क्लोराइड FeCl3 दिया हुआ है, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन करेंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड विलयन प्राप्त होगा। किसका फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे आप एल्यूमिनियम ले लें AlCl3,
प्लस 3H OH, तो 3H के यहाँ से और क्या बनेगा AlOH का होल ट्राइल प्लस 3HCl। तो इससे क्या बन गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड का क्या बन गया कोलाइड कोलाइडी विलयन का क्लियर। तो ये संघनन विधियां थी, पहली ऑक्टेन, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी उभय अपघटन, चौथी जल अपघटन, पांचवी विलायक विनिमय विधि के द्वारा, छठी पदार्थ की वाष्प अवस्था में द्रव में संघनन। ठीक है, तो ये संघनन विधियां है कोलाइडी विलयन बनाने की। अब पढ़ेंगे अपन कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। क्लियर, पढ़ेंगे कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण क्यों आवश्यक है, देखिएगा विभिन्न विधियों से प्राप्त कोलाइडी विलयन में विलय पदार्थ, जिसकी विलय पदार्थ और वैद्युत अपघटन की अशुद्धियां होती हैं। वैद्युत अपघटन की अशुद्धियां जब कम मात्रा में होती हैं तो कोलाइडी विलयनों के स्थायित्व के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन जब ये वैद्युत अपघटन की अशुद्धियां अधिक मात्रा में होती हैं, अधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं, तो कोलाइडी विलयन धीरे धीरे अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन में से उपस्थित कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को आवश्यक सीमा तक कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कहलाती है। वापस सुने, कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को आवश्यक सीमा तक कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कहलाती है। क्लियर। अब कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण तीन विधियों द्वारा किया जाता है, एक है अपवहन, दूसरी वैद्युत अपवहन और तीसरी अति सूक्ष्म निस्संदन। ठीक है, पहली अपवहन, दूसरी वैद्युत अपवहन और तीसरी अति सूक्ष्म निस्संदन। अब देखिएगा अपवहन क्या होता है, अपवहन क्या होता है, तो अपवहन का सिद्धांत है, अपवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपवहन इस सिद्धांत पर, अपवहन की विधि सिद्धांत पर कार्य करती है कि चरम पत्र, देखिएगा चरम पत्र या परमानेंट विधि में पाए जाने वाले जो कोलाइडी कण हैं वो झिल्ली से विस्तृत नहीं होते, जबकि वैद्युत अपघट्य की अशुद्धियां इस झिल्ली से होकर के विस्तृत हो जाती हैं। ठीक है, अब इस विधि में क्या होता है कि एक थैला होता है जिसे अपवाहक या डाइलाइजर कहा जाता है, एक थैला होता है जिसमें अशुद्ध कोलाइडी कण भरा रहता है और इस थैले को जल से भरे पात्र में लटका देते हैं और इस थैले पर लगातार जल की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण अशुद्धियां या वैद्युत अपघट्य की अशुद्धियां जल के साथ विस्तृत हो जाती हैं और शुद्ध कोलाइडी कण इस थैले में शेष रह जाता है। ठीक है, शुद्ध अशुद्धियां बाहर आ जाएंगी जल में, जल के साथ में, क्योंकि यहाँ क्या है, झिल्लियां हैं, झिल्लियां कंपार्टमेंट झिल्लियां छिद्र हैं, छिद्रों के माध्यम से वैद्युत अपघट्य की अशुद्धियां बाहर आ जाती हैं और शुद्ध कोलाइडी कण इस थैले में शेष रह जाते हैं। ठीक है, तो अपवहन कहते किसे हैं, वास्तविक विलयन में उपस्थित पदार्थों को कोलाइडी अवस्था में प्राप्त करने की प्रक्रिया। वास्तविक विलयन में उपस्थित पदार्थों को कोलाइडी अवस्था में प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपवहन कहलाती है। क्लियर। अपवहन की प्रक्रिया देखिएगा, अपवहन की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी गति की होती है। चित्र आप याद रखेंगे, 2018 में पूछा गया है, अपवहन का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो चित्र आप याद रखेंगे। अपवहन की क्रिया धीमी गति से होती है, तो तीव्र करने के लिए क्या करेंगे, वैद्युत अपवहन किया जाता है। दूसरी विधि कौन सी है, वैद्युत अपवहन। तो अपवहन की क्रिया धीमी गति से होती है, विद्युत क्षेत्र लगाकर अपवहन की क्रिया को तीव्र करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वैद्युत अपवहन कहलाती है। ठीक है, वैद्युत अपवहन कहलाती है। इसमें क्या होता है, इसमें दो अपवाहक झिल्लियों के मध्य में अशुद्ध कोलाइडी कण
भरा रहता है। कोलाइडिक सॉल है, शुद्ध सॉल है, वो कहाँ भरा रहता है? दो अपवर्तक झिल्लियों के मध्य में भरा रहता है और इसके बाह्य भाग में शुद्ध जल भरा रहता है और इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। दो इलेक्ट्रोड लगे हैं और बाह्य भाग में शुद्ध जल भरा रहता है। ठीक है। जब इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध कोलाइडिक सॉल में उपस्थित आयन, अशुद्ध कोलाइडिक सॉल में उपस्थित आयन अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर तीव्र गति से वितरित होते हैं। वापस सुनना, जब इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्धियों में उपस्थित आयन या अशुद्ध सॉल में उपस्थित आयन अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर गमन करते हैं या विचलित हो जाते हैं। जैसे अगर धन आवेशित है, अशुद्धियां हैं, तो वो कहां जाएंगी? ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन पर, और ऋण आवेशित अशुद्धियां वो कहां जाएंगी? धन आवेशित इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित हो जाती हैं, जिसके कारण विकिरण की दर बढ़ जाती है। इस विधि में जल का प्रवाह लगातार किया जाता है। इस विधि में जल का प्रवाह लगातार किया जाता है। क्लियर? तो दो विधियां हैं, अपवन, वैद्युत अपवन, और तीसरी पढ़ेंगे अति सूक्ष्म निस्संदन। तीसरा है अति सूक्ष्म निस्संदन। अति सूक्ष्म निस्संदन होता है, निस्संदन का मतलब होता है छानना, फिल्ट्रेशन। क्लियर? छानना या फिल्ट्रेशन। तो सामान्य फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार बड़ा होता है और बड़ा होने के कारण उससे होकर के कोलाइडी कण आसानी से वितरित हो जाते हैं। सामान्य फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार बड़ा होने के कारण कोलाइडी कण उसके छिद्रों से होकर आसानी से वितरित हो जाते हैं। कोलाइडी कणों को फिल्टर पेपर से वितरित होने से रोकने के लिए क्या करेंगे? फिल्टर पेपर को कोलॉइडियम में भिगो करके और उसके रंध्रों का या छिद्रों का आकार छोटा किया जाता है। इसको किसमें भिगोएंगे? कोलॉइडियम। और कोलॉइडियम में भिगोकर, या इसको जिलेटिन भी ले सकते हैं हम। जिलेटिन या कोलॉइडियम में भिगो करके और इसके रंध्रों का आकार छोटा किया जाता है। ठीक है। अब कोलॉइडियम या जिलेटिन में भिगोने के बाद उसको फॉर्मल्डिहाइड से सुखाया जाता है। जिलेटिन या कोलॉइडियम में भिगो करके और उसे फॉर्मल्डिहाइड में सुखाया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड में सुखाने से क्या होगा? फिल्टर पेपर कठोर हो जाता है, तो उसके छिद्र छोटे हो जाते हैं। कठोर होने से उसके छिद्र कैसे हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं, जो अपने से होकर के वैद्युत अपघट्य पदार्थ या अशुद्धियों को जाने देता है, लेकिन कोलाइडी कणों को अपने से होकर के वितरित नहीं होने देता, जिसके कारण कोलाइडी कण उस फिल्टर पेपर पर शेष रह जाते हैं। कोलॉइडियम क्या होता है? यहाँ एल्कोहल एवं ईथर में नाइट्रोसेलुलोज। कोलॉइडियम क्या है? यहाँ एल्कोहल एवं ईथर में, एल्कोहल प्लस ईथर में नाइट्रोसेलुलोज, सेलुलोज का 4% जलीय विलयन क्या कहलाता है? कोलॉइडियम कहलाता है। इसे कहते हैं कोलॉइडियम। एल्कोहल एवं ईथर में नाइट्रोसेलुलोज का 4% जलीय विलयन क्या कहलाता है? कोलॉइडियम कहलाता है। तो ये छोटा सा पार्ट विधि है अति सूक्ष्म निस्संदन, जो उस पर आधारित है छानने की प्रक्रिया पर। ठीक है। तो छानने के लिए क्या करेंगे? फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार, सामान्य फिल्टर पेपर है उसके छिद्रों का आकार बड़ा होता है, जिससे होकर के कोलाइडी कण और वैद्युत अपघट्य की अशुद्धियां आसानी से प्रवेश निकल वितरित हो जाती हैं। तो इन फिल्टर पेपर के छिद्रों के आकार को छोटा करने के लिए कोलॉइडियम या जिलेटिन में भिगो करके और फॉर्मल्डिहाइड में सुखाया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड में सुखाया जाता है, जिसके कारण के छिद्रों का आकार छोटा, रंध्रों का आकार छोटा हो जाता है और वो कठोर हो जाता है, जो अपने से होकर के वैद्युत अपघट्य की अशुद्धियों को जाने देता है, जबकि कोलाइडी कणों को
अपने से होकर विकृत नहीं होने देता या अपने ऊपर रोक देता है। कोलोइड क्या है? एल्कोहल एवं ईथर में नाइट्रोसेलुलोज का 4% विलयन क्या कहलाता है? कोलोइडियन कहलाता है। ठीक है, तो ये कोलाइड विलयन माना कोलाइड विलयनों के शुद्धिकरण की 3 विधियां थी, अपवन, वैद्युत अपवन एवं अति सूक्ष्म निस्संदन। अब पढ़ेंगे कोलाइड विलयनों के गुणधर्म।